वेलकम बच्चों। आज हम लोग अध्याय 3 धारा वैद्युत कक्षा 12 का लेक्चर नंबर 11 देखने चल रहे हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही स्पेशल है, एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है और वह टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। कितने तरह से प्रतिरोधों को संयोजन किया जा सकता है, आज हम लोग इसको देखने चल रहे हैं। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो मुख्य तरह से होता है और एक उन दोनों का मिश्रण होता है। पहला संयोजन जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है इन दोनों का मिश्रण यानी कि मिश्रित क्रम। तो प्रतिरोधों का संयोजन हमारा टॉपिक है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन की क्या खासियतें हैं ये पहले हम लोगों को देखना है। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो प्रतिरोधों का जो प्रतीक होता है, बेटा तुम देखे हो इस तरह से प्रतिरोधों का ये प्रतीक है। ये एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये आर। लेकिन मान लेते हैं कि तीनों ये अलग अलग हैं। तो एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। जब किसी प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, यानी एक का अंत बिंदु दूसरे के प्रारंभिक बिंदु से, इसका अंत बिंदु तीसरे के प्रारंभिक बिंदु से जोड़ा जाता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब कई प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से, फिर दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाता है और इस प्रकार करते हुए दोनों अंत बिंदुओं को किसी सेल से जोड़ दिया जाता है, तो इस सेल के टर्मिनल के बीच में यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन की खासियतें क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन जब तक चलता रहेगा वहाँ केवल दो अंत बिंदु रहेंगे। ठीक, दो अंत बिंदु रहेंगे। सारे प्रतिरोधों के अलग अलग अंत बिंदु नहीं रहेंगे। देखो, सारे प्रतिरोधों को मिलाकर केवल दो अंत बिंदु रहेंगे। सारे प्रतिरोधों को मिलाकर केवल कितने अंत बिंदु रहेंगे? दो अंत बिंदु। हर प्रतिरोध का अलग अलग अंत बिंदु नहीं होता। देखो, इस प्रतिरोध का अंत बिंदु अलग नहीं है, ये सब मिले हुए हैं। इसका अंत बिंदु अलग अलग नहीं है, इसका अंत बिंदु ये देखो, इन सब को मिलाकर केवल फाइनली दो अंत बिंदु हैं। ठीक। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि हर प्रतिरोध के दो अंत बिंदु होते हैं। जितने भी समांतर रहेंगे हर एक के अंत बिंदु रहेंगे, एंड पॉइंट होंगे। यहाँ पर हर एक के एंड पॉइंट नहीं है। ये सब जुड़ते हुए लास्ट में इनके एंड पॉइंट एकदम अलग हैं। फिलहाल एक ये चीज़ जान लो कि एक के बाद एक लगातार एक का अंतिम सिरा अगले के प्रारंभिक, अगले का अंतिम अगले के प्रारंभिक से जुड़ा होता है। ऐसा समायोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में पहचानना जान गए, एक के बाद एक, ये श्रेणी क्रम है। ठीक। अब श्रेणी क्रम में और क्या चीज़ें खास हैं? जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध लगे हों और इनमें कोई सेल जोड़ दी जाती है, तो इसमें जो धारा जाती है वह धारा चूँकि एक ही लाइन है, एक लाइन में दो करंट नहीं हो सकती, ये याद रखना। तो एक लूप में एक ब्रांच में दो करंट नहीं चल सकती। ये कहो कि इसमें करंट कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, तो ऐसा नहीं। एक ब्रांच में दो करंट नहीं हो सकती, नोट कर लो। ठीक, कहीं नोट करके लिख देंगे, एक ब्रांच में दो करंट नहीं हो सकती। ए ब्रांच कैन हैव ओनली वन करंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। एक ब्रांच में एक ही दिशा में करंट हो सकती है और एक ही परिमाण की करंट हो सकती है, धारा हो सकती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि
प्रत्येक प्रतिरोध में विशेषताएं क्या होती हैं? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल लगाते समय ये काम हम लोगों को करना पड़ेगा, सभी में धाराएं एक ही रहेंगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को लगाकर हमने सेल को लगा दिया तो यहाँ जो वोल्टेज हमने लगाया है इस वोल्टेज का मान इन प्रतिरोधों में बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में लगाया गया या आरोपित, ये लिख दो, आरोपित वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रतिरोध में बढ़ता है, प्रतिरोध में वितरित होता है। मतलब यहाँ से गया कुछ इसमें बटेगा, मतलब जैसे बांटते हुए चल रहे हैं, वितरित होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी बेस पर हम लोगों ने ये समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन करना है। तो श्रेणी क्रम में क्या है, यह वोल्टेज बढ़ता हुआ चलेगा, यानी कि यह V वोल्टेज है तो मान लेते हैं इसमें V1 चला गया, इसमें V2 चला गया इसके सिरों में, और यहाँ पर V3 है ना। जैसे झालर लगी होती है तो झालर में क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो जो वोल्टेज तुम यहाँ दोगे उसका ये बराबर बराबर बढ़ जाता है, क्योंकि झालर में सारे बल्ब एक ही तरह के रहते हैं तो बराबर बराबर बटेगा। यहाँ लेकिन अलग अलग है तो अलग अलग बटेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ 20 वोल्ट है तो 10 वोल्ट चला गया, 5 वोल्ट चला गया, 5 वोल्ट चला गया, तो 10, 5, 15, 5, 20, इन तीनों का जोड़ इस वोल्टेज के बराबर होगा। कम ज़्यादा इस आधार पर होगा कि कौन प्रतिरोध ज़्यादा है, कौन प्रतिरोध कम है। जो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा उसमें का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। यह वोल्टेज को विभव पतन भी कहा जाता है। V1, V2, V3 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, यानी कि विभवांतर को ही वोल्टेज ड्रॉप भी कहा जाता है। तो अब तुम लोग नोट्स बनाना शुरू करो, बेटा लिखो। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में चित्रानुसार V विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़े हैं। माना प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा कैपिटल I व प्रतिरोधों में होने वाले विभव पतन क्रमशः कैपिटल V1, कैपिटल V2 व कैपिटल V3 हैं। ठीक, तब V बराबर, इसको बेटा तुम पहले लिख लेना, इसको पहले लिख लेना, इसके बाद जो बोल रहे हैं तभी लिखना। अब लिखना तब V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, क्योंकि यही वोल्टेज 3 हिस्सों में बटा। 4 होते तो 4 में बटता, 5 होते तो 5, हमने यहाँ 3 लिया है, ऐसे और भी हो सकते हैं। अब V1 बराबर I1 इंटू I इंटू R1, क्योंकि धारा इसमें भी वही है, इसमें भी ओम का नियम लगा दो। V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। ये तो पता है हमको, I R1, I R2, I R3। लेकिन अब V क्या होगा। अब अगर इन तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध बनाना हो, मान लेते हैं कि इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा प्रतिरोध बनाना हो, तो मान लेते हैं कि ये R है, तो भाई ये प्रतिरोध इसका तुल्य कब होगा, यह प्रतिरोध कैपिटल R इन तीनों का तुल्य तब होगा जब वही वोल्टेज V लगाने पर वही करंट इसमें बहने लगे। अगर V वोल्टेज लगाने पर इस कैपिटल R में वही धारा बहने लगे तो इसका मतलब है कि ये तीनों मिलकर, ये R जो है इन तीनों की जगह पुट किया जा सकता है। भाई ये देखो R1, R2, R3 तीनों मिलाकर कितनी धारा पैदा कर रहे हैं, I। अगर इन तीनों को मिलाकर कोई एक प्रतिरोध लगा दो और वह प्रतिरोध भी V वोल्टेज लगाने पर केवल I धारा को उत्पन्न कर दे उस परिपथ में, तब तुम कहोगे कि यह R इन तीनों की जगह रिप्लेस किया जा सकता है।
तो यह तुल्य प्रतिरोध R तभी होगा जब ये V वोल्टेज लगाने पर परिपथ में धारा I पैदा कर दे। तो यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का मतलब श्रेणी क्रम का, तुम यहाँ लिख सकते हो यदि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब V बराबर क्या हो जाना चाहिए, तब V वोल्टेज लगाने पर I इंटू कैपिटल R हो जाएगा। अब इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, ठीक। तब क्या हो जाएगा, IR बराबर, यहाँ I कॉमन कर लो तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कट जाएगा, R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो कि तीनों का श्रेणी क्रम में सीधा सीधा वो हो जा रहा है, बीजगणितीय योग नहीं, सीधे सीधे अंकों के अनुसार जोड़ हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर n प्रतिरोध हो, तब n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर n पूछा जाए तब n में अगर निकालना होगा तो बड़े आराम से यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा, R1 धन R2 धन R3 धन एंड सो ऑन, कहाँ तक, Rn तक। तो इस तरह से n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6 एंड सो ऑन Rn, ठीक। तो इस तरह से हमारा श्रेणी क्रम संयोजन ये पूरा हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस एंड सो ऑन Rn, ठीक। अगर n बराबर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट रिमार्क, यदि n प्रतिरोध प्रत्येक R श्रेणी क्रम में जुड़े हों, लिखते चलो बेटा, क्रम में जुड़े हों, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R नेट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R एंड सो ऑन, कै बार, n बार जुड़ेगा। तो जब n बार जुड़ेगा तो 2 बार जुड़ेगा तो 2R, 3 बार जुड़ेगा 3R, 4 बार जुड़ेगा 4R, 5 बार जुड़ेगा 5R, n बार जुड़ेगा तो n बार। तो nR हमारा R नेट हो जाएगा, लेकिन कब, जब यह सारे प्रतिरोध बराबर हों तब, ठीक। तो और एक बात तुम लोग देखो, मान लेते हैं कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब परिणामी, ये क्या होगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 1 6 ओम। यहाँ पर तुम ध्यान दो कि यहाँ 6 ओम जो आया, ये 6 ओम जो आया ये 1 ओम से भी बड़ा है, 2 ओम से भी बड़ा है और 3 ओम से भी बड़ा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, इसी रिजल्ट को हम लोग रिमार्क करके लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से बड़ा आता है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर तुम जान गए तब श्रेणी और समांतर का संयोजन करने में तुम्हें दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो इसके बाद यहाँ एक पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे बच्चों, कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक प्राप्त होता है, ठीक। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक। अब हम लोग आएंगे दूसरा संयोजन जो कि है समांतर क्रम संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो
समांतर क्रम क्या होता है संयोजन? समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम की पहचान क्या है, ठीक है ना, इसको भी तुम लोग लिखना शुरू करो। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हों कि उनके अंत बिंदु एक ही हों, तब इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहा जाता है या समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। अंत बिंदु बराबर होने का मतलब क्या है कि जैसे ये प्रतिरोध है तो इसके दो अंत बिंदु, हर प्रतिरोध के दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसी तरह से यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ गया, ये इसका भी अंत बिंदु वही हो जाए, यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ गया, ये इसका भी वही अंत बिंदु हो जाए, तो यह तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। ये मान लेते हैं R1 है, R2 है, ये R3 है। अगर मान लेते हैं कि इसको किसी सेल से जोड़ दिया जाए तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ये अगर बिंदु A है, ये B है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई बैटरी, कोई और सर्किट एलिमेंट नहीं जुड़ा है, तो यह भी पॉइंट A माना जाएगा। ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक B माना जाएगा। तो इस A और B के बीच में यह तीन प्रतिरोध अगर जुड़े हैं तो यह तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम की खास बात क्या होती है कि यह वोल्टेज अगर जुड़ा हुआ है B, तो यही वोल्टेज, यही अंत बिंदु AB इसका भी है, यही AB इसका भी है, यही AB इसका भी है। तो समांतर क्रम संयोजन की खास बात क्या होती है, लिख लो इसी बात बेटा, लिखो। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अंत बिंदु समान होते हैं। इस कारण प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान बराबर होता है। तो यहाँ विभवांतर का मान देखो, इसमें भी V है, इसमें भी V है और इसमें भी V है। आगे लिखो, जबकि वैद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में वितरित होता है। अगर यहाँ से कोई विद्युत धारा आई जा रही बेटा ये, तो यहाँ पर वैद्युत धारा बटेगी। मान लेते हैं इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, इसमें I3। इसका मतलब इन तीनों का जोड़ ही I के बराबर है। ये तीनों फिर यहाँ जुड़ जाएंगे, फिर I बन जाएगी। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या क्या होता है ये तुम जान गए। क्या लिखोगे, पहली चीज़ कि इसमें अंत बिंदु बराबर होते हैं, अर्थात विभवांतर हर प्रतिरोध के सिरों के बीच के बराबर होते हैं। दूसरी चीज़, विभवांतर का मान सभी प्रतिरोधों में बराबर होता है, जबकि धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी धारा आएगी तो इनमें वितरित होकर चलेगी। ठीक, अब तुम लोग इसका डेरिवेशन करने चलो। लिखो, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में किसी विद्युत वाहक बल कैपिटल V से चित्रानुसार जुड़े हैं। माना प्रतिरोधों R1, R2 व R3 में बहने वाली वैद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। माना सेल से ली जाने वाली धारा I है। तब क्या करोगे, तब I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR, तो V बराबर I1 R1, V बराबर I2 R2, V बराबर I3 R3। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 बराबर V बटा R1, I1 की जगह V बटा R1, I2 की जगह V बटा R2, I3 की जगह V बटा R3। अब इन तीनों की जगह अगर एक प्रतिरोध हमको लगा देना है इस तरह से, ये हम चाह रहे हैं कि इन तीनों की जगह एक प्रतिरोध लगा दे R, जिससे कि इसमें धारा I रहे और वोल्टेज V रहे। तो यह इनका तुल्य प्रतिरोध तभी कहलाएगा जब V वोल्टेज लगाने पर इस R में वही धारा प्रवाहित हो जो इस तरह से संयोजन करने पर धारा मिल रही थी।
जो धारा इस तीन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में होने पर यहाँ धारा आई सेल से ली जा रही थी, अगर इन तीनों की जगह कोई एक प्रतिरोध लगा दो R और वह भी वही धारा खींचने लगे, तब तुम कहोगे कि यह R इन तीनों के तुल्य रूप में काम कर रहा है, यानी कि जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे थे वही अकेला R कर रहा है। यही तुल्य का नियम है, यही तुल्य का मतलब है। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि यदि परिपथ का मतलब संयोजन कैसा है, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। ये तुल्य प्रतिरोध का है तो I बराबर V बटा R रखने पर रख दो, तो V बटा R बराबर यहाँ भी कॉमन कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V काट दो, तो क्या आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला तुम्हारा प्रतिरोधों का समांतर क्रम में हो गया, जबकि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। तो इस तरह से ये समांतर क्रम में संयोजन का हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया। अब तुम लोग देखो कि अगर 2 ही प्रतिरोध जुड़े हों तो अब इसी में कुछ टेक्निक लगाते। 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए 2 प्रतिरोधों के, इसको बेटा लिखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, भाई 2 ही है, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 एकम R1 R2 एकम R2 अपान R1 इंटू R2। ठीक, ये गणित से हो गया। तो R बराबर क्या होगा, इसका उल्टा करोगे, दोनों को उलट दो, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो आगे से जब 2 प्रतिरोधों का समांतर हम निकालेंगे तो तुरंत एक हम लोग फार्मूला बनाएंगे, गुणा बटा जोड़। गुणा बटा जोड़ कब, जब 2 हों तब, जब 2 हों तब क्या होगा, गुणा बटा जोड़। जैसे अगर कोई कहेगा 6 ओम समांतर 3 ओम, तो क्या हो जाएगा, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 बटा 6 धन 3, यानी कि 18/9 बराबर 2 हो गया ट्राक से। ठीक है ना, तो बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी। क्या, मल्टीप्लाई अपान सम, गुणा बटा जोड़। कोई कहे कि 2 और 3 का समांतर, तो 3 दूनी 6/5 है ना, 3 ओम, देखो 3 ओम समांतर 2 ओम, तो 3 गुणे 2 बटा 3 धन 2, यानी कि 6/5, 5 एकम 5 1 6 5 दूना आंसर। तो बड़े आराम से, बहुत तेजी से। ठीक, अगर कहा जाए 6 और 6 ओम का समांतर, तो 6 गुणे 6 बटा 6 धन 6, 6 6 36 बटा 6 6 12 12 तिहाई 36, 3 ओम आ गया। तो बहुत ईजिली तुम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अगर इसी तरह से n प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोधों के n प्रतिरोध है, तो n प्रतिरोध के लिए फार्मूला मत लगाना, गुणा बटा जोड़। n प्रतिरोध है तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/R। n प्रतिरोधों के लिए ऐसे करोगे, ठीक है ना। अच्छा, n समान प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अगर n प्रतिरोध है और समांतर क्रम में है ना, तो 1/R नेट बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस एंड कै बार n बार। तो देखो 1/R नेट
देखो अगर 1/r 2 बार होता तो 2/r, 3 बार होता तो 3/r, 4 बार होता तो 4/r। कई बार है? n बार है, तो n बार है तो n/r नहीं हो जाएगा, और तब r नेट क्या हो जाएगा? अब ये जब उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा r/n। देखो श्रेणी क्रम में कई गुना हो रहा था? n गुना, और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/n गुना हो जाता है। तो अगर वहाँ पर r n बार जोड़ा जा रहा था श्रेणी क्रम में, n r हो जा रहा था, और यहाँ पर r n बार जब जुड़ रहा है समांतर क्रम में तो r/n हो जा रहा है। ऐसे अगर हम कहें कि 50-50 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध 50 ओम के 5 प्रतिरोध का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर कहा जाए ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन लिखना है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो 50 ओम का 5 प्रतिरोध है, 50-50-50 के 5 है, तो यही तो फार्मूला हो गया, 50-50-50-50 5। तो फार्मूला हमारा क्या है? r नेट बराबर r/n। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा r नेट, वो एक प्रतिरोध बटा प्रतिरोधों की संख्या, ठीक। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 ओम। सीधे लगा दे। अगर 50-50 के 50 होंगे तो समांतर में, तो r/n, तो r एक प्रतिरोध का मान है 50, और n कितना है? वो भी 50, तो 50/50 1 ओम। तो इस तरह से ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हो गया, ठीक। तो अब इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देख लेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग इन पे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन कुछ लग गए, कुछ और बाकी हैं। अगर तुम्हारे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक रिजल्ट हम निकालेंगे, वही रिजल्ट बताने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/r बराबर यहाँ 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? 1 ओम। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये R1 था, ये R2 था, R3 था। जो R आया, इनका जो नेट आया, तुल्य आया, वो कितना आया? 1 ओम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। R1, R2, R3 अगर इनका श्रेणी जोड़ते तो R यहाँ अगर श्रेणी जोड़ते तो 6, 3, 9, 2, 11 ओम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी हम पीछे बताए थे। श्रेणी क्रम में सबसे बड़े वाले से देखो ज़्यादा आ गया, और समांतर क्रम में 2, 3, 6 सबसे छोटे वाले से छोटा आ रहा है। वेरी सिंपल। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम आएगा, और श्रेणी क्रम में सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से अधिक आएगा। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, तुरंत इसको लिखो। इतना तुम लोग का एक क्वेश्चन भी हो गया, और लास्ट में एक नोट करके लिख लो, स्टार बना के लिख लो, क्या कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अर्थात नेट प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज इस तरह से हम लोगों ने बहुत बढ़िया लेक्चर को देखा है। आशा है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, मज़ा आई होगी, और इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके इनकी बेसिक चीज़ों को देखिए। जैसे एक शॉर्ट फार्मूला मल्टीप्लाई अपॉन सम, गुणा बटा जोड़, 2 प्रतिरोधों के लिए, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे वाले से कम आना चाहिए, कभी ज़्यादा आने लगे, बीच में आने लगे, जान लो गड़बड़ है। ठीक, श्रेणी क्रम में सबसे बड़े वाले से अधिक आता है प्रतिरोध। तो इस तरह से आज के लेक्चर को हमने बहुत थारूली पढ़ा है। आशा है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा,
और अगले लेक्चर में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बहुत खतरनाक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने चल रहे हैं। देखना मत भूलिएगा, पिछले लेक्चर को भी देखो और आने वाले लेक्चर का इंतज़ार करो। आप सबको बहुत अच्छे लेक्चरों की सीरीज़ मिलने वाली है। गुड बाय।